स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 महाजनपदों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 16 महाजनपदों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसमें अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों, पहली जो सूची है वो महाजनपद से संबंधित है, दूसरी राजधानी। तो आपको इसमें जो मिलान करना है कि महाजनपद है ए ऑप्शन में, गंधार का जो है उसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? तक्षशिला। सूरसेन है जिसकी राजधानी थी मथुरा, और वत्स है इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशल है इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी दोस्तों? श्रावस्ती। दोस्तों, अब इसके बारे में बात करें, सबसे पहले गांधार बात करें तो दोस्तों गांधार जो स्थिति है वो पड़ता है पेशावर। कहाँ पड़ता है? पेशावर, रावलपिंडी। जो ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक। और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी, और ये तक्षशिला राजधानी किसने बनाई? भरत के जो पुत्र था तक्षक ने इसकी राजधानी का नाम रखा। और इस गांधार प्रदेश का अन्य प्रसिद्ध जो प्रदेश है वो है पुष्कलावती। क्या नाम है? पुष्कलावती नाम से एक अन्य राज्य है गांधार का। बात करते हैं सूरसेन। दोस्तों, सूरसेन मथुरा की राजधानी, और आपको पता मथुरा का राजा कौन था? श्री कृष्ण। और यहाँ का जो वंशज था, श्री कृष्ण के यहाँ के राजा थे, और इनका जो वंशज था वो यदुवंश था। तो ये यदुवंशी थे। ठीक है। बात करते हैं वत्स। ये दोस्तों वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है। और जो इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद वर्तमान में इलाहाबाद में पड़ता है। बात करें कौशल की, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगर इसके डिटेल के बारे में बात करें तो ये अवध का क्षेत्र था। कौशल जो है जो यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी में, जो फैजाबाद में, वर्तमान में फैजाबाद। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। लेकिन कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के काल में कौशल को 2 भागों में बांटा गया था, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी जो था उसकी राजधानी थी साकेत, जिसे अयोध्या कहा जाता, और अयोध्या के राजा भगवान श्री रामचंद्र थे। और दक्षिणी जो कौशल था उसकी राजधानी थी श्रावस्ती था। क्या थी? श्रावस्ती। और रामायण काल में कौशल की राजधानी अयोध्या थी। और महाबुद्ध के काल में कौशल नरेश प्रसन्नजीत था, जिसने अपनी बहन महाकौशला का विवाह किया था बिंबिसार से। राजा था बिंबिसार उसके साथ में, और उसने काशी को दहेज में दे दिया था, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों, कौशल का जो राजा था वो कौन होगा? प्रसेनजीत। ठीक है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हरिक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है, ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो सही आंसर होगा वो होगा अजातशत्रु। नया क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? गंगा और सोन नदियों के किनारे पे। तो वो होगा आपका आंसर जो सही है वो उदयन। नया क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवण के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कालाशोक, जो शिशुनाग वंश का शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जिसे काकवण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो ऑप्शन में दे रखा, ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, और डी तक्षशिला में। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों, सिकंदर महान और पोरस के मध्य में जो युद्ध हुआ था, जिस सिकंदर को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। और इसके जो ऑप्शन में दे रखे, ए रावी नदी के, बी झेलम नदी के, सी सतलज के, और डी चेनाब के। तो दोस्तों, ये जो
पुरु और पोरस जिसे कहा जाता है और महान सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इस रावी नदी को क्या कहा जाता है दोस्तों, प्राचीन नाम परुषिणी। क्या नाम था? परुषिणी। सतलज का शतुद्री। क्या नाम था? शतुद्री। चेनाब का आश्किनी नाम था, ठीक है। और झेलम नदी का क्या नाम था दोस्तों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का मृदबान भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ऑप्शन दे रखा, ए गेरू रंग वाले मृदबान का, बी चित्रित दूसरे मृदबान का, सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का, डी काले और लाल बर्तन का। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन का। पाली ग्रंथ में गांवों के मुखिया को क्या कहा गया? ऑप्शन दे रखा, ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। अगला है उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन नाम था, ऑप्शन ए दे रखा है अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कायनिकुब्ज, डी धान्यटक। तो दोस्तों उज्जैनी का जो प्राचीन नाम था वो अवंतिका था, ठीक है। और इस उज्जैन को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? वो 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। जिसे पश्चिमी मध्य मालवा, इसका जो प्राचीन जो अभी स्थित है वो है एमपी में। कहाँ है? अवंतिका एमपी में मालवा क्षेत्र में। और उस समय में अवंती को 2 भागों में बांटा था, एक तो था उत्तरी और दूसरा था दक्षिणी। उत्तरी था, उसकी राजधानी थी उज्जैनी, उत्तरी का अर्थ था उज्जैनी। और जो दक्षिणी था उसकी राजधानी थी माहिष्मती। दोस्तों माहिष्मती आपने बाहुबली मूवी देखी होगी जिसमें माहिष्मती का वर्णन किया जाता है, माहिष्मती राज्य का। तो उस प्रकार अवंती को 2 भागों में बांटा गया था और दोनों के मध्य में एक नदी का वर्णन मिलता, बहती थी वेत्रवती नाम की नाम से। वेत्रवती नाम की एक नदी बहती थी। और महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का राजा था अवंती का चंद्रप्रद्योत। वो उस वक्त अवंती का शासक था। उसने महात्मा बुद्ध को अवंती आने का निमंत्रण भेजा, लेकिन महात्मा बुद्ध कभी भी वहाँ नहीं आए। उज्जैन में दोस्तों एक बात कही गई, लोहे की कानें थी, इसलिए यहाँ के लोहे के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे अत्यधिक मात्रा में। और उज्जैन का अभी का जो नाम है वो है उज्जैन, ठीक है। और उसी को उज्जैनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दे रखा, महानंदिन, नंदीवर्धन, कालाशोक, गणनंद और नागार्जुन। दोस्तों आपको पता है नंदवंश की स्थापना किसने की थी? गणनंद ने। और उसके समय का जो शत्रु था वो था महान सिकंदर। अगला प्रश्न है अपना, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया है? तो अग्रमिज और जेंड्रमिज किसे कहा गया दोस्तों? वो होगा आपका ऑप्शन सही, गणनंद को कहा गया है, जो नंदवंश का शासक था। दोस्तों गणनंद के शासक को नंदवंश का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसने कौन से राज्य की स्थापना की थी? मौर्य वंश और मौर्य राज्य की स्थापना की थी। और इसकी सहायता करने वाला कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त के जो ग्रंथ है उसका नाम था क्या? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से समझिए, जिसका विषय है राजनीति। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो पहला प्राचीन भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण था वो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, बी यूनानियों द्वारा, सी शकों द्वारा, डी कुषाणों द्वारा। तो विदेशी आक्रमण बारे में पूछे तो ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा गए? तो यूनानी द्वारा सबसे पहले यूरोपीय आक्रमण किया गया। और दूसरा विदेशी आक्रमण के बारे में बात करें तो यूनानियों द्वारा। पहला ईरानियों द्वारा, दूसरा यूनानियों द्वारा। ईरानी के
हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो आपका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वो होगा डेरियस दारेबाहु प्रथम द्वारा। हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? तो दोस्तों आधुनिक नाम झेलम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता कहते हैं। और जो सिकंदर और पोरस के मध्य में जो युद्ध हुआ था, आपका जो ऑप्शन भी यहाँ पे यही सही है, जिसका युद्ध का क्या नाम दे रखा है, हाइडेस्पस या झेलम नदी का युद्ध, जो दो शासकों के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 326 BC में। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों अभी आया था, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक के नाम दे रखे और बी में वंश दे रखे। जैसे बिंबिसार था, वो किस वंश का था? कालाशोक, महापद्नंद और बिंदुसार। ठीक है, तो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का था, और कालाशोक था वो मौर्य वंश का था, और महापद्नंद था वो नंद वंश का था, और बिंदुसार था वो शिशुनाग वंश का था। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे जो बिंदुसार है वो दोस्तों वो मौर्य वंश का होगा, जो कालाशोक है वो शिशुनाग वंश का होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में महाजनपद दे रखा है, सूची 2 में आधुनिक क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। अर्थात जो प्राचीन नाम थे जनपदों के, उनके आधुनिक नाम आज क्या है। जैसे मगध है, तो मगध को आज का जो नाम है दोस्तों वो क्या है? पटना, गया जिला जो बिहार में, बिहार राज्य है। और अगला है वत्स, जो वत्स है वो इलाहाबाद में है, और इसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। जैसे अवध, इसका आधुनिक जो नाम दे रखा है वो है अवध दे रखा है, अवध राज्य, जिसे आज के टाइम में अयोध्या कहा जाता है, अयोध्या। अवंती, जिसे मालवा MP में, जिसे उज्जैन कहा जाता है, उज्जैन के महाकाल प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों वो थी गिरिव्रज राजगृह, और चंपा थी वो अंग देश की राजधानी थी। किसकी थी? अंग राज्य की, अंग महाजनपद था। और पाटलिपुत्र थी वो दोस्तों किसकी थी? मगध की थी। और जो वैशाली थी वो किसकी राजधानी थी? वजी की, वजी महाजनपद की थी। और बात करें चंपा है तो दोस्तों ये अंग महाजनपद की थी, और ये अंग कहाँ पड़ता है? भागलपुर में पड़ता है, भागलपुर जो बिहार में है, और इसकी राजधानी चंपा थी। और प्राचीन काल में चंपा एक व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। और रामायण और महापुराण में चंपा को क्या कहा गया था दोस्तों? मालिनी कहा गया। क्या कहा गया? मालिनी, रामायण और महाभारत काल में, पुराणों में। और चंपा का जो वास्तुकार था वो था महागोविंद। कौन था दोस्तों? महागोविंद। और अंग के राजा थे ब्रह्मादत्त ने मगध के शासक भट्टी को पराजित कर और मगध के कुछ भाग पर अधिकार कर और मगध को अंग को मगध में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है अपना, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही है वो है उदयन द्वारा। उदयन द्वारा ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया गया। किसको? मगध को। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों 16 जनपदों की जो महासूची है वो किस में दे रखी? ऑप्शन दे रखा ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में, सी संयुक्त निकाय में। तो आपका जो सही आंसर है वो है अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले रीट एग्जाम में भी पूछा गया था। ये है बौद्ध ग्रंथ। जो अंगुत्तर निकाय दोस्तों ये क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है और एक जैन ग्रंथ है, जिसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, जिसका ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मगध का जो राजा था दोस्तों वो था गणनंद। इस कारण से सिकंदर का जो समकालीन राजा था वो गणनंद था।
अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है, ए 4वीं सदी में, बी 6वीं सदी में, सी 2री सदी में, डी 1ली सदी में। तो आपका जो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो सदी में हुआ उसका है 6वीं सदी में। जो आपका आंसर सही हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर को भारत में युद्ध में सफलता किस कारण से मिली? सिकंदर भारत का महान सम्राट क्यों कहलाया? तो दोस्तों कहा जाता है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, केंद्रीय सत्ता नहीं थी, किसी का केंद्रीय अधिकार नहीं था, तो उस कारण से उसकी सेना भी श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था। कुछ भारतीय शासक थे, उसने अपने देश के साथ गद्दारी करके उसका साथ दिया था। वो एक अच्छा प्रशासक भी था, अच्छा प्रशासक भी माना जाता था। इस कारण से जो आपका जो ऑप्शन सही होगा डी वाला सही होगा। 1 2 3 4 अर्थात चारों जो ऑप्शन है वो सही हैं, वो उनके सारे गुण थे इनमें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमिलित कीजिए। सूची में नीचे दिए गए कोड को भी सही उत्तर चुनना है, ठीक है। आपको सूची 1 दे रखा है राजा, बी सूची 6 में राज्य दे रखे हैं। जैसे प्रद्योत था, तो दोस्तों अभी प्रद्योत बताया, ये प्रद्योत कहाँ का राजा था दोस्तों? अवंतिका था, अवंतिका। और जो उदयन था दोस्तों ये कहाँ का था? मगध का। और अजातशत्रु था, ठीक है, ये किसका था दोस्तों? अजातशत्रु ये था वत्स का, किसका था? वत्स का। और जो प्रसन्नजीत था ये कौशल नरेश था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, अभिलेख के साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो ये बात किस में पता चलती? कलिंग में। आपका ऑप्शन सही होगा कलिंग। तो दोस्तों कलिंग मौर्य साम्राज्य काल में अशोक ने इस राज्य पर आक्रमण किया था, इस कारण से सबसे ज़्यादा विनाश हुआ था। इसके बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको? बौद्ध धर्म को। और इसका उल्लेख जो मिलता है कलिंग के युद्ध का वो अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है, 13वें शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था दोस्तों ए साइरस, बी कॉम्बिसस, सी डेरियस और डी जेरिसस। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? तो अजातशत्रु था, इसका जो सबसे ज़्यादा युद्ध रहा था वो दोस्तों रहा था वजी संघ के, वैशाली पे के साथ में इसका युद्ध रहा था। वजी संघ के विरुद्ध मगध साम्राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसे हथियार जुड़ा था तथा महाशिला, कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों को प्रयोग किया था? तो वो था दोस्तों अजातशत्रु ने। नंदवंश का अंतिम सम्राट था गणनंद। इसके विनाश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में ही, जिसका समय माना 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो है 600 ईसा पूर्व के मध्य भारत में सिक्कों तथा मुद्राओं का प्रचलन हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो दोस्तों इनमें दो जो थे अजातशत्रु और प्रसेनजीत वो बुद्ध के समकालीन बताए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी वाला 1 और 3। बिंदुसार था वो मौर्य साम्राज्य के था, मौर्य राज्य का, उस वक्त बुद्ध का वर्णन नहीं मिलता है, इस कारण से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो 1 और 3 वाला। अगला प्रश्न है अपना, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी के ईसा पूर्व में दौरान बड़े राज्यों का जो उदय का अर्थात जो विकसित हुए राज्य, उत्तरी प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का अत्यधिक उपयोग, भी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा उत्तर प्रदेश बिहार क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक राज्य थे, बड़े बड़े राज्य, तो वहाँ पे लोहे का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इस वजह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वेद जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो दोस्तों वो आपका जो ऑप्शन सही है वो होगा
अवंती के राजा के, किसके दोस्तों, अवंती के राजा के लिए चिकित्सा के भेजा। जो अवंती का जो है वो मगध है वर्तमान में। तो बिंबिसार ने राज्य वेद जीवक को अवंती राज्य के राजा के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पे ए दे रखा अजाशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापदिनंद। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है शिशुनाग, जिसने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? जो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बिंबिसार। क्या होगा दोस्तों? बिंबिसार। सम्राट, मगध का सम्राट था बिंबिसार, जिसने अंग का विलय कर अपने राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है काशी। क्या होगा? काशी में। काशी व लक्षद्वीप का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा अजातशत्रु ने। किसने किया था? अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ए देखा पुराना महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना वृद्धत ने की थी। गलत। महापदिनंद ने इससे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था और सर्वशत्रांग, शत्रु का अंत करने वाला इकराट की उपाधि धारण की, ये भी नहीं है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रम इसकी 4 राजधानियां थी, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ये। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो सिकंदर के आक्रमण से उत्तर भारत पर जो राजवंश था उस पर जो सबसे शासन था वो किसका था दोस्तों? नंद वंश का था। उस समय सिकंदर के शासन के समय मगध का जो राजा था वो नंद था, जिसे गणनंद कहते हैं, जो नंद वंश के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो था दोस्तों मगध राज्य। सबसे जो शक्तिशाली नगर था वो मगध था। निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? दोस्तों आप यहाँ पे दे रखा खरोष्ट लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति आदि। तो आपका जो सही आंसर होगा वो डी वाला। ये सारे ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो है उत्तर भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये आक्रमण का प्रभाव नहीं माना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो मगध, अर्थात जो 16 महाजनपद थे दोस्तों, उस समय मल और वजी जो दो जो थे वो गणतंत्र थे, बाकी सभी जो महाजनपद थे वो दोस्तों राजतंत्र थे। बाकी सारे जो थे वो राजतंत्र थे। निम्नलिखित में से किसे सेनिया अर्थात नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है आपका दोस्तों वो है बिंबिसार वाला। बिंबिसार जो था उसे नियमित और स्थायी सेना रखने वाले के कारण से सेनिया कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है अर्थात भयानक सेना का स्वामी? तो यहाँ पे होगा गणनंद को। किसे कहा गया? गणनंद को। डेरियस दायर बाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो आपका जो सही आंसर है वो है 360 टैलेंट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो नियार्कस ये सिकंदर के साथ आया था, एनासीक्रिटिस ये भी आया था और एरिस्टोबुलस ये भी आया था, लेकिन ये हेरोडोटस नहीं आया जाता। और हेरोडोटस भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है। भारतीय
इतिहास का जनक कहा जाता है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है, तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठ कहा गया है। गृहपति का अर्थ है, उस समय में गृहपति का अर्थ दोस्तों धनी किसान के को लिया जाता था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अष्टकुलक यह परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे और बलि साधक किसानों से कर वसूल वाला एक अधिकारी था, बलि साधक कहा जाता था। और शौलिक या शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, वह इसी कारणवश वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो है लिच्छवी द्वारा। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुना। सूची 1 है महाजनपद, सूची 2 है राजधानी। ठीक है दोस्तों, जैसे ऑप्शन दे रखा कुरु है, तो कुरु की राजधानी दोस्तों क्या माना है? इंद्रप्रस्थ को। और पांचाल की राजधानी माना है अहिछत्र को। और कौशल की राजधानी माना है किसको माना दोस्तों? साकेत को। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल दोस्तों उस वक्त 2 भागों में विभक्त था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो जो बौद्ध ग्रंथ है वो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का। और जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएगा, और आपको इन प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।